हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का लेसन 1 जैव प्रक्रम, इसके दोस्तों आज हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें से दोस्तों हर साल एक नंबर का कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 18 वर्ष की आयु के बाद कौन से दांत निकलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर भी आपको दे रखा है कि चवर्णक। तो आप नाम याद कर लीजिएगा कि 18 वर्ष की आयु के बाद कौन से दांत निकलते हैं? चवर्णक। अब दोस्तों मान लीजिए आपके सामने यही दूसरा प्रश्न आ जाए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न भी लिखा हुआ है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 के नाम बताइए। तो ये नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, कृंतक, रजनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। पहला है कि 18 वर्ष की आयु के बाद कौन से दांत निकलते हैं? तो चवर्णक। और दूसरा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके नाम भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है आपसे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? तो जब शर्करा जो होती है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। कौन करता है? तो इंसुलिन। करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है इंसुलिन। तो आप इसका नाम भी याद करते जाइएगा कि इंसुलिन जो होता है वो शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है। कब? जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तब। ठीक है, तो आपने यहाँ पर याद कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर आ चुका है और देखिए लिखा है, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, कृंतक या छेदक। तो कितनी होती है? 8। नाम याद कर लीजिएगा, कृंतक दांत कितने होते हैं? 8। अगला प्रश्न देखिए नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। देखिए 12, 13, 14 में आ चुका है और इसके आगे भी आ चुका है ये। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? अब लार ग्रंथियों की अगर बात की जाए तो आप याद कर लीजिएगा 3 जोड़ी होती है। ठीक है, 3 जोड़ी। कौन कौन सी होती है? अधोहनु, अधोजीवा और कर्णमूल। ठीक है, अधोहनु, अधोजीवा और कर्णमूल ग्रंथियाँ, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं लार। मैंने आपको इनका नाम भी बता दिए हैं, आप लोग इसी याद कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद नंबर 5 नंबर में कहा है, क्रमरूप परिशेषिका किसका भाग है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ी आंत का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्रमरूप परिशेषिका बड़ी आंत का एक भाग है। हो सकता है आपसे ये प्रश्न अतिलक उत्तरी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करिएगा कि क्रमरूप परिशेषिका किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। और देखिए ये कब कब आया? ये 4 बार आ चुका लगातार और इसके आगे भी आ सकता है। ठीक है, आने की उम्मीद भी बनती है। इसलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, इसमें से आपका 1 नंबर का तो पक्का फंस जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद में देखेंगे हम लोग नंबर 6। देखिएगा 6 नंबर को यहाँ पर पढ़िएगा, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि कौन सी नहीं है? कौन सी ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लिखा है लार ग्रंथि और देखिए उत्तर इसका लिखा है लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मैं आपको अभी बता चुका हूँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, अधोजीवा, अधोहनु और कर्णमूल। तो इसे याद कर लीजिएगा, ये जठर ग्रंथि नहीं होती है। अब आगे देखिए नंबर 7, ग्रास नाल घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? तो इसे भी याद करिएगा, एपीग्लॉटिस। ठीक है, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। अब देखिए इसके बाद नंबर 8 में क्या कह रहा है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना क्या कहलाती है? सी आकार की संरचना होती है, कहलाती है ग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर ग्रहणी। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, सी आकार की होती है ग्रहणी, इस प्रकार से होती है घुमावदार। ठीक है, तो ग्रहणी होती है। इसके बाद देखिएगा नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6। याद करिएगा, चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 10, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 38। तो यह तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको मैंने इससे पहले अतिलक उत्तरी प्रश्न में बताया था कि 38 होती है। ठीक है, तो आप इसे याद करिएगा अच्छी तरीके से, 38 होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए आएंगे और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन आप लोग अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, कौन सा डिसकरेक्ट होगा। ठीक है, गलत होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नंबर 11 को, अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है?
अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? मतलब अनाक्सी शोषण जो होता है वो अंतिम उत्पाद का मतलब किसका उत्पाद करता है अंत में? तो एथिल अल्कोहल, ठीक है, याद करिएगा इसे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आपको पता भी होगा C2H5OH क्या होता है, एथिल अल्कोहल। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, क्या है, ऑक्सी, ठीक है। ऑक्सी शोषण में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? मतलब ऑक्सी शोषण जब होती है तो कितनी ऊर्जा बाहर निकल जाती है? 673 किलो कैलोरी। याद कर लीजिएगा, एक्समेट पॉइंट इसका कितना लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 673 किलो कैलोरी। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करिएगा, 673 किलो कैलोरी। याद हो गया आपको ये। देखिए इसके बाद 13 नंबर को, इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए इसके बाद 13 नंबर को, पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रखा है। आगे देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी के अणुओं का लाभ होता है? तो 2 का होता है, याद कर लीजिएगा इसे। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2। और देखिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा कि 12 से 15 बार, ठीक है, 12 से 15 बार। अगर आपसे पूछ लिया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय, ठीक है, का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो उसका होगा राइट आंसर 72 बार, ठीक है। तो आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है आपसे, मनुष्य सामान्यतः एक बार में कितनी वायु ग्रहण करता है? मतलब एक बार में सांस लेता है तो कितनी वायु उसके अंदर चली जाती है? तो 500 मिली। याद करिएगा इसे, 500 मिली वायु जो होती है वो फेफड़े अपनी तरफ खींच लेते हैं। आगे देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 नंबर को अगर देखें हम लोग, लिखा हुआ है फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो कौन, मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से पढ़िए एक बार, फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त का कौन सा भाग ग्रहण करता है? मतलब फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुँच जाती है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन कौन लेता है? तो कौन लेता है? हीमोग्लोबिन। तो आप इसको याद करिएगा, हीमोग्लोबिन में पहुँचती है। अगला देखिए 18 नंबर, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? उत्सर्जी अंग की बात करें तो होगा वृक्क। मतलब यहाँ पर देखिएगा वृक्क लिखा हुआ है, तो ऑप्शन वाला 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वृक्क, ठीक है, वृक्क। याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। इसके बाद देखिए 19 नंबर, यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, ठीक है, यकृत के द्वारा। मैं यहाँ पर 2 बार प्रश्न इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, आप पेपर में गलत ना कर पाए, ठीक है, इसलिए मैं कभी कभी 2 बार प्रश्न को पढ़ देता हूँ। तो यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा, कहाँ पर? यकृत में। आगे देखिए 20 नंबर, बोमेन संपुट किसका भाग है? वृक्क नलिका का। याद कर लीजिएगा आप लोग, बोमेन संपुट किसका भाग है? वृक्क नलिका का। इसके बाद देखिए 21 नंबर, 21 नंबर को देखेंगे, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं और उत्तर लगा देते हैं पित्ताशय में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पित्तरस कहाँ एकत्र होता है, ठीक है, एकत्रित कहाँ पर होता है, तो होता है पित्ताशय में। अगर निर्माण की बात कर ली जाए तो होगा यकृत में। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, यकृत में। तो याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। कभी कभी बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं और पित्तरस का निर्माण वो कर जाते हैं पित्ताशय में, लेकिन पित्ताशय में नहीं होगा, कहाँ पर होगा? यकृत में। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है आपसे, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? आमाशय द्वारा। याद करिएगा आप लोग पॉइंट को, आमाशय के द्वारा जठर रस स्रावित होता है, आमाशय से। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर राइट हुआ। और देखिए इसके बाद नंबर 23 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? पानी में कौन सा घुलनशील है? बी, सी। बी और सी है। अब मान लीजिए यहाँ पर पानी वाला तो आपको आ जाएगा बी, सी, और बकाया जितने बचे हैं, बकाया बचे हैं ए, डी, ई, के, ये सभी किसमें हैं? ये सभी हैं, देखिए ये तो हो गया पानी में घुलनशील, ठीक है, कुछ होते हैं पानी में और एक होता है वसा में घुलनशील, ठीक है, तो ये सभी किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई, के। और पानी का अगर बात किया तो क्या होगा? बी और सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 13-17 में आ चुका है और हो सकता है अब की बार भी आ जाए, तो आप लोग फटाफट से याद कर लीजिएगा इसे। वसा की अगर बात किया तो होगा ए, डी, ई, के, और पानी की बात की जाए या जल की बात की जाए तो होगा बी और सी। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन
भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है? भोजन के मंड को शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? टायलिन एंजाइम। टायलिन एंजाइम जो होता है वो मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। आगे देखेंगे 25 नंबर को, जठरीय रस से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? ट्रिप्सिन नहीं होता, याद करिएगा इसे। जठरीय रस से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है? ट्रिप्सिन। और जितने बकाया बचे हुए हैं ये सभी जो एंजाइम होते हैं ये जठर रस से स्रावित होते हैं, ठीक है। आगे देखें 26 नंबर क्या कह रहा है? वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज को ग्लूकोज बदलता है और फ्रक्टोज में, तो उसका नाम है सुक्रेज। याद करिएगा, सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर को। 27 में देखिएगा यहाँ पर, 27 को अच्छी तरीके से पढ़िए। कह रहा है ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है? ट्रिप्सिन। 28 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट हुआ, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों, ठीक है, लार में पाए जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो फिर से याद करिएगा, मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? अधोहनु ग्रंथियाँ, अधोहनु, अधो जीवा और कर्णमूल, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। आगे देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा इसे। एंजाइम रेनिन स्रावित होता है। एंजाइम रेनिन जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, ठीक है, जठर ग्रंथियों से। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्या करें आपसे है, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। याद करिएगा, एनीमिया रोग जो होता है वो फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है, एनीमिया। 31 को देखिए, अगर न्यासाई रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो याद कर लीजिएगा इसे, अगर न्यासाई रस होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। अगर न्यासाई रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। देखिए इसके बाद में 32 नंबर क्या है? शुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है? शुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है? फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, फुफ्फुस धमनी में। 33 नंबर देखेंगे यहाँ पर, रुधिर दाब मापक कौन सा है? मतलब क्या है कि रक्त के दाब को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, ठीक है। इस प्रकार से भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, या आ जाए कि रुधिर दाब मापक जो है उसका नाम क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। याद करिएगा नाम को, थोड़ा नाम बड़ा है, स्फिग्मोमैनोमीटर इसका नाम है, रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या कह रहा है आपसे है? शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। मतलब क्या है कि जब शुद्ध रक्त होता है उसे शरीर के भागों में कौन ले जाता है? महाधमनी। याद करिएगा, महाधमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। इसके बाद देखिए 35 नंबर को, 35 नंबर क्या अगर आपसे है? रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है? रक्त का थक्का जमने के लिए थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आवश्यक है किसके लिए? रक्त का थक्का जमने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक ना किया हो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको पार्ट 1 के अतुलक उत्तरीय प्रश्न चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से अगर आप लोग अतुलक उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके 2 नंबर और पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 36 नंबर को, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, क्या लिखा हुआ फिर से देखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन सहायता करता है किसमें? रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। 37 नंबर देखिए, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम। हीम का मतलब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। याद करिएगा आप लोग इसका नाम, इन्होंने शॉर्टकट में दे दिया यहाँ पर हीम, तो यहाँ पर हीम नहीं होगा, हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप समझ गए होंगे, नंबर 1 वाला यहाँ पर सही हो रहा है। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 को देखेंगे, रंध्र का संबंध किससे है? रंध्र का संबंध किससे है? वाष्पोत्सर्जन से। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर राइट हुआ, वाष्पोत्सर्जन से संबंध है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से। 39 नंबर को देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है? रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कितनी? यहाँ पर संख्या पूछी गई है, तो इसकी संख्या है 2, ठीक है। रंध्रों में 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर है 2, तो ऑप्शन 4 इसके लिए राइट यहाँ पर होगा 2। देखिए इसके बाद नंबर 40 नंबर को देखिए, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं?
तो इसका राइट होगा बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। ये आपके एग्जाम के लिए में इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ही आप अगर आगे कंपटीशन लेवल का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? बाष्पोत्सर्जन के कारण। अगला देखिएगा 41 नंबर, डिक्सन और जॉली संबंधित है किससे? रसारोहण से। रसारोहण से कौन संबंधित है? डिक्सन और जॉली। इसके बाद देखिए 42 नंबर, पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में। 44 नंबर देखिए, बोमेन संपुट में रुधिर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? अभिवाही धमनिका। नाम याद करिएगा इसका, अभिवाही धमनिका होती है वो बोमेन संपुट में रुधिर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, अभिवाही धमनिका। 45 नंबर देखिएगा, 45 नंबर क्या करें आपसे, नेफ्रॉन की संग्रह नलिकाएं कहाँ पर खुलती हैं? पेल्विस में। ठीक, कहाँ पर खुलती हैं? पेल्विस में। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट होगा यहाँ पर, पेल्विस में खुलती हैं नेफ्रॉन की संग्रह नलिकाएं। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर आपसे क्या करा है, पढ़िएगा इसे, वृक्क की नलिकाएं क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। नाम याद कर लीजिएगा, वृक्क नलिकाएं नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। वृक्क नलिकाएं क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन्स। 47 को देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या बनता है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या बनता है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल। और देखिए इसके बाद आपके लिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। याद करिएगा इस पॉइंट को, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? हीमोग्लोबिन। और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़िएगा। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर पहला वाला में लिखा है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, पहला वाला इसके लाइट होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके 49 क्वेश्चन थे यहाँ पर बहुविकल्पी, मैंने आपको 49 सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। और दोस्तों अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यहाँ पर चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग, मतलब हर विषय की आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।